सबको ये क्वेश्चन याद आया ना? अरे पिछली क्लास में ही तो कर रहे थे। इसको एक सिलेंडर रखा है, इस एज के अबाउट ये ना तो टॉप मतलब स्लिप ना करे और इसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है ना? तो ये इसके ऊपर रोल करके चढ़ जाए, ऐसा इसके लिए डिफरेंट फोर्सेस लगाने थे। जैसे एक फोर्स यहाँ पर लगाना था टेंजेंट के डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ लगाना था ऐसा, एक फोर्स यहाँ लगाना था ऐसा, एक फोर्स यहाँ नॉर्मल की तरफ लगाना था। ऐसे डिफरेंट फोर्सेस हैं। ये मान लो F1 मैं कह दूं, है ना? ये F2 कह दूं, ये F3 कह दूं, ये F4 है। एक mg का भी फोर्स तो लगेगा ही इसके सेंटर पर, क्यों? बाकी यहाँ पर रिएक्शन लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन या रिएक्शन जो भी लगेगा ये फोर्स होगा। तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसमें एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, उसमें टॉर्क की इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये O पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं था ये नेट टॉर्क है कि अप्लाइड फोर्सेस का टॉर्क है। अब जैसे कि ध्यान से देखो, इस केस में ना, जैसे F2 का टॉर्क तो जीरो होगा, ये F2 का टॉर्क, तो F2 का टॉर्क अगर जीरो होगा तो mg का टॉर्क इसको ऐसे ही रखेगा, भाई n का टॉर्क है। तो जैसे उठने के लिए जरूरी क्या है कि n mg से ज्यादा होना चाहिए। अरे आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अभय? यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि इस गोले को उठ करके टॉपल करके इस पॉइंट के अबाउट, ये इस पॉइंट के अबाउट उठे, तो उठने के लिए ऊपर एक फोर्स चाहिए ना। तो F2 वाले केस में, F2 वाले केस में देखो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप तो कुछ इसको उठाएगा नहीं। तो F2 वाले केस में तो F2 का टॉर्क जीरो होगा। F3 वाले केस में, F2 और F3 के केस में देखो नेट टॉर्क तो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि mg का टॉर्क तो लगेगा ही। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आई थी बाद में वो यही आई थी कि टॉर्क की जो ये बात इन्होंने की थी, ये टॉर्क नेट टॉर्क की बात की थी कि एक इन सारे अप्लाइड फोर्सेस के टॉर्क की बात की थी। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए बाद में इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था। गलत इन द सेंस कि दो ऑप्शंस में, जैसे ये बात तो क्लियर है कि F3 वाले कंडीशन में ये उठेगा ही नहीं, क्योंकि F3 हॉरिजॉन्टल है। अरे उठाने के लिए कम से कम एक वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो पूरे सिस्टम में इस वाले केस में वर्टिकल फोर्स है क्या? कोई नहीं है। तो वर्टिकल फोर्स अगर नहीं है तो उठेगा कैसे? तो F3 वाले एक ऑप्शन में लिखा हुआ था शायद कि F3 मतलब जब इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाएगा तो उस समय ये सिलेंडर उठेगा ही नहीं। टॉर्क नॉन जीरो होगा। किसका टॉर्क? अरे इसका भी टॉर्क होगा और इसका भी टॉर्क होगा, लेकिन ये उठना शुरू नहीं करेगा। क्लियर है? बाकी जब ये फोर्स नॉर्मल वाला यहां लगेगा तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होकर mg का, अच्छा अभी यहां पर n लग रहा है तो n अभी तो बैलेंस्ड है। स्टार्टिंग में देखो ये भी सही है कि इसका नेट टॉर्क जीरो होगा, अभी इस वाले कंडीशन में नेट टॉर्क जीरो होगा। होगा क्योंकि F2 का लाइन तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है और n और mg बैलेंस कर रहे हैं। n और mg को इम्बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं है। आयुष्मान समझ में आ रहा है मैं जो बात कह रहा हूँ? हेलो। यस। जो F2 वाला केस है ना, F2 वाले केस में हमारे पास कोई ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट नहीं है जो इसको उठाना शुरू करे। जब उठाना शुरू नहीं करेगा तो ये मतलब वर्टिकल में ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो n mg को बैलेंस करेगा, तो n का टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस करके जीरो कर देगा। F2 का टॉर्क इस पॉइंट से ही पास करेगा, इसलिए F2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा। बाकी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उसी पॉइंट से पास करेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो उसमें ऐसे दो ऑप्शन सही होने चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उस समय सारे टॉर्क जीरो है, और इस पॉइंट पर जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो उस समय ये टॉर्क जीरो नहीं है लेकिन ये उठेगा नहीं। ऐसे दो ऑप्शंस हैं क्या? बताओ।
2017 के पेपर 1 में क्या ऐसे दो ऑप्शंस मिले सबको? अरे मिले ही नहीं। हेलो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ। अबे और कोई बोलता नहीं है, क्या चक्कर है? दिनेश, सरविंद, अनुष्का, अभिषेक, आवाज नहीं आ रही। बोलो कोई, किसके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं? सर पेपर 1 में आया था कि सेकंड में? पेपर 1 में आया था। नहीं, पेपर 2 में आया था, 2 में, पेपर 2 में आया था। तुम लोग क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हो कि इस पॉइंट पर जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो ये ऊपर नहीं उठेगा, हालांकि टॉर्क नॉन जीरो होगा? लिखा है सर। तो वो वाला ऑप्शन सही है क्या? एक ऑप्शन में ये भी लिखा है जब इस पॉइंट पर, इस वाले, ये पी पॉइंट था शायद, पी पॉइंट पर जब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, उस समय टॉर्क जीरो होगा। पी पॉइंट पर जब एक नॉर्मल फोर्स लगेगा तो उसका टॉर्क जीरो होगा पूरे सिस्टम पर, ये भी लिखा होगा। यस सर, लिखा है। यही दोनों सही हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? नो सर। चलो आगे देखते हैं। नहीं सर। 2017 में थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली थे बच्चे, क्योंकि उस साल पेपर 2 में 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों ही में अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाया था, और बाद में दोनों में ही, एक में तो बोनस ही मिल गया था, बाकी एक में ये था कि जो ये भी करेगा वो भी सही है, ये भी करेगा, जो भी करेगा वो भी सही, इसका मतलब गलत है ना, चाहे जो करो वो सही है। अगर देखो, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक रिंग होती है, उसको उंगली इस फिंगर के चारों तरफ ऐसे रिंग को घुमाते हैं, जैसे एक रिंग हो कोई, ऐसा रिंग हो कोई, इस रिंग को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना ऐसे। तो उसमें रिंग क्या होती है कि घूमती है, लेकिन रिंग का एक्सिस फिक्स नहीं होता। मान लो ये रिंग है, ये ऐसे, ये घूमती हुई रिंग है, ये मान लो एक रिंग है, ऐसे इसको घुमाया जा रहा है, इसको घुमाया जा रहा है, और तुम्हारे फिंगर जो घूमेगी, फिंगर वो भी एक कोन एक सर्कल में घूमेगी ना, जैसे फिंगर मान लो यहाँ कांटेक्ट में है, तो एक कोन बनेगा, जैसे तुम्हारे फिंगर का नीचे वाला पॉइंट तो मान लो फिक्स्ड होगा, और ऊपर वाला पॉइंट जो है किसी उसमें जाएगा, एक कोनिकल शेप में ऐसे घूमेगा, इस टाइप की। तो ये फिंगर जो है ना, ये अपने अलग रेडियस में ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, फिंगर ऐसे फिक्स तो रहेगी नहीं, ये ऐसे ऐसे घूमेगी ना थोड़ी सी, तो ये फिंगर अगर देखा जाए तो ये कोन एक ट्रेस करेगी ऐसे ऐसे, नहीं समझे? तो फिंगर इस स्मॉल आर के रेडियस में घूमेगी, ऐसा दिया गया था, ये रेडियस स्मॉल आर है। ये जो रिंग है थोड़ी बड़ी बन गई है, ये रिंग कैपिटल आर के रेडियस में घूमेगी। तो फिंगर का एवरेज पोजीशन अगर मैं मान लूं यहाँ पर है, रिंग का सेंटर यहाँ पर है, तो फिंगर की एक पोजीशन तो है नहीं, फिंगर की तो अलग अलग पोजीशन है, लेकिन उसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस r माइनस आर हो गया। नहीं समझे बात? बताओ बच्चों, क्लियर है ये? यस फिंगर एक कोन में घूमेगी,
इसमें ये दिख रहा है क्या फिगर? यस सर। फिगर दिखा ना? तो इस फिगर में देखो ये जो, हाँ मिल गया क्वेश्चन। हाँ मिल गया। तो ये इसमें जो फिंगर है ना, ये फिंगर एक सर्कल में घूम रही है स्मॉल आर के रेडियस में, जहां पर टच कर रही है। वैसे तो फिंगर के डिफरेंट पार्ट्स अलग रेडियस में घूम रहे होंगे। जो नीचे वाला है उसका रेडियस कम होगा, ऊपर जो टिप है उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो जिस सर्कल में ये फिंगर घूम रही है उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो सेंटर है ना रिंग का, वो कैपिटल आर है। समझे कि नहीं? अरे बोलो बच्चों। यस सर। अब इसमें हमें ये करना है, एक तो ये जो हमारी रिंग है ना, इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी रिंग। तो रिंग का सेंटर भी घूम रहा है, अपने सेंटर के अबाउट घूम रही कि नहीं घूम रही है रिंग? क्या रिंग का सेंटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अरे रिंग का सेंटर घूम रहा है। तो रिंग का सेंटर घूम रहा है, तो इस पूरे मास को अगर मैं यहां पर रख दूं तो इसका सर्कुलर मोशन होगा। तो रिंग का सेंटर कितने रेडियस में घूम रहा है? आर माइनस आर। यस सर। तो एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ओमेगा गिवन है इसको घूमने का, जो ओमेगा गिवन है, उंगली को घुमाने का जो एंगुलर वेलोसिटी है, वही इसका भी होगा। तो एक इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, हाफ एम वी। वी मतलब ओमेगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक होगी, प्लस इसकी रोटेशन अपने एक्सिस पर भी तो घूम रही कि नहीं घूम रही है। अगर ये पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट जो इधर राइट है, किसी भी टाइम पर लेफ्ट चला जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद है? मैंने क्वेश्चन कराया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी रिजिड बॉडी के अपने एक्सिस पर रोटेशन चेक करने को कैसे करते हैं। तो हम उस बॉडी के किसी पॉइंट को मार्क करते हैं, वो पॉइंट अपने एक्सिस के अगर एक तरफ है किसी टाइम पर, तो किसी टाइम पर दूसरी तरफ आ जाएगा ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बता पाते हैं कि वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। तो ये रिंग अपने एक्सिस पर भी घूमेगी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना होता है रिंग का? एम आर स्क्वायर। ये होना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चारों ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा था, इसलिए उस ईयर में इस ऑप्शन में बोनस दिया गया था सबको। कोई डाउट? नो सर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या था कि रिंग नहीं गिर रही है ना, गिर नहीं रही है। तो रिंग अगर नहीं गिर रही है तो इसको गिराने वाला फोर्स कौन सा? mg। और फिंगर और रिंग जहां कांटेक्ट में है वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, fs। यस सर। और एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। तुम्हारी उंगली का रिंग, जैसे रिंग यहाँ प्रेस भी तो करेगी उंगली को अगर घुमाया जाएगा। यस सर। तो fs ने रोक रखा है mg को। पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन। नहीं समझे? अरे ठीक है ना। और हमें पता है कि fs क्या होता है, नहीं पता? पता है। तो fs कितना हुआ? mg। fs मैक्स होता म्यू एन, म्यू एन। और n कितना होगा? n होगा m ओमेगा स्क्वायर r माइनस r। m कैंसल्स आउट। अरे ये इसका सेंटर ऑफ मास r माइनस r के रेडियस में घूम रहा है ना, अपने फिंगर के अबाउट। तो यहां से g लेस देन और इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर r माइनस r। तो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन g बाई म्यू r माइनस r का अंडर रूट। ये लिखा होगा किसी ऑप्शन में। यस सर। वो सही है। एक में बोनस मिला था, एक में ये आया था। कोई डाउट? नो। किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, 2016 में पहुंचते हैं। नो सर। 2016 अभी हम लोग बात कर रहे हैं
ये लिख लिया सबने? बोलो, समझ में आ गया ना? तो कुछ करना नहीं होता इसमें। अब इसमें देखो, हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और रोटेशनल आरबीडी पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो 2016 के पेपर 1 में देखते हैं, 2016 के पेपर 1 में क्या कोई क्वेश्चन है इन सारे टॉपिक्स को मिला करके? देखते हैं। एक क्वेश्चन है, और यूनिफॉर्म, एक ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको ऊपर वाला कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ऊपर वाला दिख रहा है सबको? मैं इसको एडिटेट करता हूं, क्या है? A uniform wooden stick of mass 1.6 kilogram and length L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h such that a small portion of the stick extends beyond। HCV में ये क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का। ये एक दीवार है, ये फ्लोर है, एक स्टिक ऐसे रखी हुई है, ऐसे स्टिक बाहर भी जा रही है, बाहर तक जा रही है। यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 किलोग्राम, उसका मास लिख लेते हैं 1.6 किलोग्राम है, और लेंथ L है, इसका लेंथ L है, रेस्ट इंक्लाइंड ऑफ हाइट h, इस वॉल की हाइट h है, ये वॉल स्मूथ है, स्मूथ, and such that a small portion of the stick extends beyond the wall। The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick। परपेंडिकुलर टू द स्टिक, ये गिवन है कि इसका रिएक्शन फोर्स स्टिक के परपेंडिकुलर है, ये है। लेट अस से दिस एज n1 मान लो, नॉर्मल डायरेक्शन। यहां पर तो n2 होगा, यहां पर कहीं l/2 पर इसका मिड पॉइंट, पूरी रॉड का मिड पॉइंट mg होगा। नीचे फ्रिक्शन कहीं लग रहा होगा, द स्टिक मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड बॉटम रफ फ्लोर, तो ये पीछे खिसक ना जाए, तो इसको कौन रोक रहा है? Fs। The reaction of the wall of the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick। ये कह रहे हैं कि N1 का मॉड, N1 फोर्स का मॉड N2 फोर्स के मॉड के इक्वल है। The ratio H by L and the frictional force F, हमें H by L निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स F निकालना है, G को 10 देते हुए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमें H by L निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस या नो? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस। चलो ठीक, बस इसको फोर्स बैलेंस कर दो, टॉर्क बैलेंस कर दो, बस हो जाएगा। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो, इसको मान लो n कह देते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी n है और ये भी n है, ताकि आसान रहे। तो बोलो, बस
ये एंगल कितना है, ये 60 होगा, ये 90 है, तो ये 30 होगा ना, हाँ 60 है, ये 30 होगा, ये होगा n cos 30 √3/2, और ये कितना हो जाएगा n sin 30 n/2। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लो, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है √3/2 n प्लस ये वाला n इज इक्वल टू mg। मास कितना है 1.6, g है 10, तो 16 सीधा लिख दिया मैंने। n तो सीधा आ गया, देखो यहां से n कितना आ गया 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू, भाई वो चेक कर लेना बस, तुम लोग कैलकुलेशन चेक करना, 32/2 प्लस √3, ये ठीक है n। Yes, अरे sir. बोलो, n आ गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर लो, तो Fs आ जाएगा, ये समझे बात भाई। ये n cos 30 n sin 30, तो n/2 इज इक्वल टू Fs, ये तो सीधा निकल गया, n/2 मतलब Fs की वैल्यू आ गई 16/2 प्लस √3। ऐसा कहीं दिया है क्या कुछ ऑप्शन Fs? Mhm. तो नहीं दिया। ये कैसे, कैलकुलेशन चेक करो एक बार। अच्छा, ये एंगल जो है ना वो वॉल से 30 डिग्री गिवन है। अरे ये 30 गिवन है क्वेश्चन में, तो समझ गए बात को ना आप लोग। Yes, sir. जैसे ये 30 तो कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा ना हर जगह, हाँ। कर दूं, कर लोगे, अब तो कितना टाइम वेस्ट करेगा, तो आसान है ना। जैसे चलो मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 60 क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे ये 60 हो जाएगा, तो ये n/2 हो जाएगा, और ये √3 n/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना है, आदत पड़ी हुई ना ये वाला एंगल देखने की, चेंज कर दिया है। अब क्या हो जाएगा देखो, अब भाई ऊपर वाला फोर्स से बैलेंस कर लो, तो n/2 ये और n/2 ये, 3n/2 mg को बैलेंस कर रहे हैं, तो 3n/2 mg मतलब 16 को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये तो आ गया सीधा 32/3 न्यूटन, Yes, sir. n आ गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर लो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में √3/2 n इज इक्वल टू Fs, तो √3/2 इंटू 32/2 इज इक्वल टू Fs, तो बस आ गया, अब तो आ गया होगा देखो। Yes. 8 Fs इज 8√3 है किसी में, 8 to 3. फिर चेक करो ये क्या है, बाई 3 Yes, कहाँ sir. चला गया, ये Yes. 32/3 है ये, हाँ, तो 16 होगा ये, 16√3/3, 16√3/3। Sir. 3 option में. सब में है, तो Fs हो गया 16√3, तो एक तो कटा ना, Yes. तो ये एक हो गया। अब आगे देखो, H/L निकाले, टॉर्क बैलेंस कर दें, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर दो बस, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट O, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट O, तो बताओ O के अबाउट इस N का टॉर्क कितना होगा 0, इस Fs का टॉर्क कितना होगा 0, इस N का टॉर्क कितना होगा N इंटू ये लेंथ, ये लेंथ कितना होगी h/sin 30, h/cos 30, h/cos 30, ये लेंथ, ये भाई ये फोर्स है, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा, फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो h/cos 30, तो n का टॉर्क हुआ n इंटू h/cos 30, cos 30, ठीक है ना। ये n का टॉर्क हो गया किधर, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। बाकी इसका टॉर्क 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका निकाले क्या बचा, mg ही तो बचा। तो mg ये बैलेंस करना चाहिए mg इंटू L/2, L/2 cos 60, yes L/2 cos 60, तो L/4 yes sir बस। n हम लोगों ने निकाल ही लिया है यहां से, जी और mg पता ही है, रख दो, नहीं कर पाओगे। कर लें 2 इंटू n है 32/3 इंटू h बाई √3 इज इक्वल टू mg कितना आया है 16 इंटू L/4, 4 से ये 4 कट गया, और टारगेट चार, काट दिया बस ये 8 कट गया, और 3 तो h/l क्या आ गया, 3√3/16 है कहीं क्या, हाँ सर 2 में है। नहीं हाँ 2 में है लेकिन सेक्शन उसमें अच्छा हाँ डिलीट ठीक, किया ठीक है, तो हो गया ना ये क्वेश्चन। किसी को डाउट? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तुम लोगों को, बहुत आसान है, एचसीबी का क्वेश्चन था ये बेसिकली। आगे देखते हैं, पेपर 1 2016 की बात हो रही है। पेपर 1 2016 में ये क्वेश्चन हो गया। बाकी अब पेपर 2 में चलना पड़ेगा लग रहा है, पेपर 2 में देखते हैं। तो 2016 पेपर 2, पेपर 2 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर 2 में ना, सेक्शन 2, पेपर 2 में सेक्शन 2। अभय ये समझ पाए? अभिषेक, दिनेश, बताओ, ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आएगा, कर लोगे? हो जाएगा सर, हो जाएगा घबराना सर। नहीं है बिल्कुल, फटाफट बैलेंस करना है सब, रिजॉल्व करके बैलेंस कर देना है। ध्यान से देखना, ये एंगल नहीं तो उल्टा हो जाएगा, यस जैसे मेरी गलती हुई। पेपर 2 में देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल, लेकिन मैंने पढ़ाया है, तुम लोग शायद अगर रिवाइज नहीं कर पाए हो तो रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करना है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखा क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखा? यस सर। दो व्हील्स है, एक छोटी व्हील है, एक बड़ी व्हील है, इनके बीच का लेंथ L है, सेंटर्स के बीच का, ये भी L है, ये लेंथ भी L है।
जिसका मास 4m है, जिसका मास m है, ये दोनों ये एक्सेल से बंधे हुए हैं। ऐसे सोचो कि जैसे दो पहिए एक एक्सेल से जोड़े जाते हैं, नहीं, दो पहिए एक एक्सेल से जोड़े जाते हैं, जैसे जो गाड़ियों में पहिए होते हैं तो बीच में एक रॉड लगी होती है ना, बोलो बच्चों, अरे बोलो। तो वो रॉड मान लो एक पहिया छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए तो झुक जाएगा ना एक तरफ, नहीं समझे बात? अरे समझे कि नहीं? अगर ये भी पहिया उतना बड़ा होगा होता तब तो ये रॉड्स हॉरिजॉन्टल होती कि नहीं होती? हेलो, यस सर। अरे ये दोनों पहिए बराबर होते तो रॉड ऐसे होती ना, एक पहिया छोटा कंपनी ने बना दिया मान, तो एक पहिया अगर छोटा होगा तो रॉड ऐसी हो जाएगी ना, तो पहिया टेढ़ा हो जाएगा ना, ये भी टेढ़ा हो जाएगा, ये भी टेढ़ा हो जाएगा। अब ये दोनों ऐसे घुमाए जा रहे हैं, मतलब इन दोनों को ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे अगर घुमाया जाए तो ये रॉड ऐसे घूमेगी दोनों पहिए को लेकर के, ऐसे घूमेगी ऐसे। तो ये जो पहिए घूम रहे हैं है ना, ये जो पहिए घूम रहे हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे उधर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे से घूमते हुए जा रहे हैं ऐसे। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट ये कितना घूम रहे हैं ओमेगा स्पीड से, तो ये भी घूमेगा तो ये भी घूमेगा। जो ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है ये ओमेगा इस पहिए का एक्सल के अबाउट का ओमेगा है। बात समझे कि नहीं? तो उल्टा इधर घूम रहा है, अब वो कैसे भी घूमे जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ऐसे घूमेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, मान लो ऐसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे घूम रहा है, मान लो ये इसका पहिया है और मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये पहिए के घूमने का गिवन है, एक्सेल के घूमने का नहीं। बात समझे कि नहीं? बोलो, ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो पहिए है ना ये घूम रहे हैं कि नहीं? पहिए घूम रहे हैं, लेकिन ये रॉड भी घूम रही है। अरे रॉड रॉड भी तो ऐसे घूमेगी ऐसे, और इसमें जो पहिए लगे हैं वो भी घूमेंगे। ये पहिए ऐसे घूमते हुए पहिए अपनी जगह पर घूमेंगे और रॉड उनको घुमाने के लिए घूमेगी। नहीं समझे बात? बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। अब ये पहिया अगर बराबर हाइट का होता तो रॉड नहीं घूमती, रॉड सीधी जाती। लेकिन अगर एक पहिया नीचे हो जाए एक ऊपर हो जाए तो ये ऐसे घूम जाएगी, ये रॉड भी घूमेगी। तो रॉड के घूमने, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है, तो मुझे कोई बताएगा कि ये जो पहिए घूम रहे हैं उनकी एक्सिस क्या है घूमने की? पहिए के घूमने की एक्सिस क्या है? पहियों के घूमने की एक्सिस तो क्या है बोलो भाई? एक्स वाई जेड क्या होगी? वो तो ये रॉड है ना एक्सिस, रॉड के घूमने की एक्सिस क्या है? जेड। नहीं समझे बात मेरी? पहिए के घूमने के एक्सिस तो ये है, ये पहिए के घूमने के एक्सिस है, और इस एक्सिस, इस जो एक्सेल लगा हुआ है इसके घूमने के एक्सिस ये जेड एक्सिस है, उसका ओमेगा कुछ और होगा। अरे पहले इतना क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, कोई बोल नहीं रहा भाई। ये भी गिवन है क्वेश्चन, ये भी बोलो जल्दी, कोई डाउट? No, sir. तो पहले तो ये समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5। हमें ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है।
तो उसका ओमेगा कितना, हमें ओमेगा डैश निकालना है, ओमेगा गिवन है